नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो हमारा लाइव का जो मुद्दा है, हमारी चर्चा का जो आज का मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर है, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर है। तो आज हम इन्हीं तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द अपनी इस पूरी चर्चा में बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों ही बिंदुओं का कहीं ना कहीं इस पूरे जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाला है उस पूरे बाई इलेक्शन से कनेक्शन है और उसी कनेक्शन पर आज हमारी पूरी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के बयान से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान कई मायनों में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक का विश्लेषण करने वाले या राजनीति के विश्लेषक लोग या राजनीति के पंडित लोग या राजनीति के जानकार लोग अपने तरीके से अलग अलग तरीके से उसका अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। तो आपको पहले बता देते हैं कि क्या बयान आज योगी आदित्यनाथ ने दिया है, कहाँ दिया है, क्यों दिया है और कैसे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और उनके तमाम ऐसे बयान हैं जिन पर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में घमासान भी छिड़ता रहा है। तो एक ऐसा ही बयान जो पिछले दिनों भी उनका आया था, उसी बयान में अब कुछ उसी बयान को अब आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने और उस मुद्दे पर अपनी राजनीति को अपने एजेंडे को धार देने की कोशिश की है और ये एजेंडा है उनका हिंदुत्व का, ये एजेंडा है उनका चुनावी एजेंडा जो दिखाई देता है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में थे। मिर्जापुर पूर्वांचल का यानी कि जो बनारस मंडल है, जो काशी वाराणसी मंडल है, उसके अंतर्गत ये मिर्जापुर उस कमिश्नरी के अंतर्गत ये जिला आता है मिर्जापुर का। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ही गठबंधन में इस बार भी यानी तीसरी बार चुनाव जीती और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास है, वो यहाँ की सांसद है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी मिर्जापुर में थे और मिर्जापुर का वो इलाका जहाँ पर आने वाले समय में उपचुनाव होना है। एक सीट है मंझवा, यहाँ मंझवान सीट पर उपचुनाव होना है मिर्जापुर की और आज उसी मंझवान सीट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जो कार्यक्रम था रोजगार मेले का, उसके में जब मंच पर वो भाषण देने के लिए आए, सभा को संबोधित करने के लिए आए, तो उन्होंने अपने भाषण में आज फिर से उस बयान को दोबारा से दोहराया है जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था कि कटोगे तो बटोगे वाला। आज उस पर योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराते हुए कहा है, उन्होंने चर्चा करते हुए कहा है कि उन्होंने अब से 500 बरस पहले का जिक्र किया, यानी कि अब से 500 साल पहले जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था, मुगलों का राज था, मुगल शासक यहाँ पर सत्ता में थे, उनकी हुकूमत थी देश में। तो उन्होंने उसका जिक्र करते हुए अयोध्या से और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जिक्र करते हुए उस बयान को फिर से दोहराया है और कहा है कि बटे थे तो कटे थे, अब बटना नहीं है, अब एकजुट रहना है, अब विभाजित नहीं होना है। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस बयान से फिर से हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है, हिंदुत्व के अपने एजेंडे को धार देने की कोशिश की और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाला है, उस उपचुनाव के लिहाज से भी मतदाता को साधने की कोशिश की है और प्रदेश का जो बहुसंख्यक समाज है, उस समाज को साधने की कोशिश की है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो हिंदू मतदाताओं पर अपने इस बयान से, ऐसे बयान से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोरे डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारा इन सब उनके बयानों को देखते हुए, पिछला चुनाव का इतिहास देखते हुए, वो सब समीकरण देखते हुए और सारा सियासी समीकरण और माहौल देखते हुए उसी पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये चर्चा का जो हमारा शीर्षक है, जो हमारा टाइटल है, वो हमने रखा है योगी डरे या डरा रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव
का परिणाम उत्तर प्रदेश में आया है उससे खुद भयभीत हैं, या अब उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है उसे जीतने के लिए, उसे उसमें बड़ी जीत हासिल करने के लिए एक बड़े समाज को, एक बहुसंख्यक समाज के मतदाताओं को क्या डराने का काम कर रहे हैं, या ये उनका डर कहीं ना कहीं जो 2024 के लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है उसको लेकर भी है। क्योंकि आप अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दों को लेकर हम अक्सर बीच बीच में टकराव की स्थिति दिखाई देती है। और लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 आने के बाद तो इस टकराव में और इजाफा होता दिखाई दिया था और बढ़ोतरी होती दिखाई दिया था, और दोनों नेताओं के यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली, जो दोनों ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो आपस में टकराती हुई दिखाई दी थी। और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है कि कहीं ना कहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं उनमें आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से अक्सर दोनों सरकारों में टकराव की स्थिति, टकराव के हालात समय समय पर होते रहे हैं, दिखाई दिए हैं। और ऐसे में जब 2024 का चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा आघात के तौर पर, आघात देने वाला रहा है, आघात के तौर पर है, उसके बाद जो स्थिति उभरी है, जो राजनीतिक सिनेरियो उभरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उसमें काफी कुछ बदला हुआ, काफी कुछ बदलाव की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने बयानों में से के जरिए उस बदलाव की कहानी को कह रहे हैं, दिखा रहे हैं और दर्शा रहे हैं। तो ऐसे तमाम बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनका डर भी दिखाई देता है और उनके डराने की कोशिश भी होती दिखाई देती है। आज उत्तर प्रदेश में दो ऐसे बड़े घटनाएं हैं, ऐसे दो बड़े राजनीतिक लिहाज से देखें तो दो बड़े आज की खबरें हैं जिनको मैं अपने हिसाब से बड़ा मान रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि बटे थे तो कटे थे, यानी कि उन्होंने अयोध्या का जिक्र करते हुए, राम मंदिर का जिक्र करते हुए और बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए, जो अब अस्तित्व में नहीं है अयोध्या में, उसका जिक्र करते हुए 500 साल पुरानी बात को मंच से दोहराया है, कार्यक्रम के मंच से दोहराया है मिर्जापुर में, और कहा है कि गुलामी के समय में आक्रांताओं द्वारा जो राम मंदिर, जो अयोध्या, जो राम जन्मभूमि है, उसको जो जिस तरीके से छीना गया था, अब उसको वापस ले लिया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या, जो राम नगरी कहलाती है, वहां पर अब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जो है, जो राम का सपना, जो भगवान राम के मंदिर का सपना, जो उनके विराजमान होने का सपना अयोध्या में देश की जनता ने देखा था, आज वो पूरा हो गया है। और कहीं ना कहीं इसकी जड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके हिंदुत्व का एजेंडा है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, उसका निर्माण हुआ है। तो ये तमाम इस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें बंटने कटने वाली बात अक्सर उनके मुंह से सुनाई दे रही है। और एक तरीके से वो पूरी तरह खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आज की बड़ी जो खबर है राजनीतिक लिहाज से, वो आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी भरत ज्वेलर्स के यहाँ, उसके एक और आरोपी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने और उन्नाव में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। और मरने वाला जो है वो इस बार अनुज प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि राजपूत समाज से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इससे पहले इसी मामले में एक और एनकाउंटर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा किया गया था, जो मंगेश यादव का था, जिस पर कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बवाल मचा था। और विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने प्रदेश में
फर्जी एनकाउंटर के साथ ही जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात कही थी। एक आरोप लगाया था सरकार पर कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसके बाद सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में आ गया था। और अब इस मामले में एक और एनकाउंटर सुल्तानपुर प्रकरण में अनुज प्रताप सिंह का किया गया है, जिसके बाद वो जो अनुज प्रताप सिंह हैं, जो सुल्तानपुर की डकैती के मामले में बकौल पुलिस सुल्तानपुर की डकैती के मामले के आरोपी थे, वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं उन्नाव में। तो उसके बाद जो उनके पिताजी हैं धर्मराज सिंह, उनका एक बयान आया है कि जो अखिलेश चाहते थे, उनकी जो इच्छा थी, अब वो पूरी हो गई है। अब ठाकुर बिरादरी के लोगों का भी एनकाउंटर होने लगा है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और फिर एनकाउंटर पर योगी सरकार के एनकाउंटर की जो नीति है, पॉलिसी है, उस पर सवाल उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं वो पूरी तरह फर्जी हैं। तो एक मुद्दा ये, और दूसरा मुद्दा एक मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और दूसरा मुद्दा अखिलेश यादव का एनकाउंटर को फिर से फर्जी बताने वाला मामला। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह अखिलेश यादव को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे भी राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम यादव की स्थिति भी सियासी सिनेरियो पे, सियासी जो कैनवास है उस पर उकरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, योगी डरे या डरा रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है आज, ये पूरी दोनों खबरें और आज का जो ये पूरा एपिसोड है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वो कहीं ना कहीं इसी को कनेक्ट करता है। तो अब जो बात है वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों की है जो इन पर उपचुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान कहीं ना कहीं उन्हीं को कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में, खासकर उत्तर प्रदेश में, सिर फुटव्वल की स्थिति दिखाई दी थी और डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला था और दिल्ली में लगातार उनकी दस्तक इस बात की गवाही दे रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार में, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उनके ही उप मुख्यमंत्रियों के बीच भारी मतभेद हैं, जो सतह पर आते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद महीनों तक ये पूरा मामला चलता रहा, लेकिन फिर बाद में बीच बचाव आरएसएस को करना पड़ा और कहीं ना कहीं मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की बयानबाजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी की तरफ से एक फ्री हैंड दिया गया है और इसी के लिए वो लगातार उनकी कसरत, उनकी कोशिश जारी है और वो उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन क्षेत्रों को, उन विधानसभाओं को कहीं ना कहीं मथने का काम कर रहे हैं, मथे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनके कार्यक्रम उन जिलों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं जिन विधानसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा सीटों का उपचुनाव होना है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से पूरी राजनीतिक रणनीति के तहत विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत पकड़ बनाने के लिए और चुनाव को जीतने के लिए प्रयास करते हुए, जनता से कनेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं, इसकी जड़ में, इसकी जो दिखाई पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की आपसी नाराजगी दिखाई पड़ती है नेताओं के बीच, वो कहीं ना कहीं इसकी जद में है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहतर परिणाम को लेकर भयभीत हैं। और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, वो लोकसभा चुनाव का परिणाम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भयभीत किए हुए है और उसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 10 विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी मजबूत तैयारियों में जुटे हैं और पूरी तरह कमान उपचुनाव की खुद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में संभाली हुई है। खुद वो पूरे क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों के विकास की घोषणाएं कर रहे हैं, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये पूरी कसरत, ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं 10 की 10 विधानसभा सीटों पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाने और चुनाव को जीतने के लिए की जा रही है, ताकि वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली दरबार है उसके सामने वो अपना एक बेहतर प्रदर्शन, एक बड़ी लकीर उत्तर प्रदेश में खींचकर खड़ी करती दिखाई दे, एक खींचते हुए दिखाई दे। ये सारी कोशिश, ये सारी कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उसी के अनुरूप देखी जा रही है। और फिर दूसरी बात, जिस तरीके से मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद, अखिलेश यादव के विपक्ष के सवाल उठाने के बाद, जिस तरीके से अब उसी घटना के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, वो भी बहुत कुछ कहता है। और इस कहानी के पीछे भी कहीं ना कहीं पूरे का पूरा सियासी जो सियासत है वो दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं सरकार ने अपने दाग को धोने की कोशिश, अपने ऊपर लगाए जा रहे विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे दाग को धोने की कोशिश की है, और जातीय रूप जो देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के एनकाउंटरों को लेकर किया जा रहा था, उसको, उन दाग धब्बों को धोने का प्रयास भी करती हुई सरकार दिखाई दी है, करती हुई नजर आई है। इसकी वानगी भी आज के घटनाक्रम के बाद दिखाई और सुनाई पड़ रही है, दिख रही है। ये भी उसी की एक वानगी हम इसको कह सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, वो 10 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की कौन सी हैं। उनमें सबसे पहला नंबर, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, तो मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट है। ये सीट साल 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान ने जीती थी। चंदन चौहान यहाँ से विधायक बने थे समाजवादी पार्टी गठबंधन में, और उसके बाद अब वो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतकर बिजनौर से लोकसभा के सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में ये मीरापुर की विधानसभा सीट उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल अपने चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। ये लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम आया, उसमें मीरापुर सीट पर भी अगर हम प्रॉपर मीरापुर विधानसभा सीट का जो रिजल्ट देखें, तो उस रिजल्ट में भी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को बढ़त मिली और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से मीरापुर पर चुनाव जीती है। दूसरी सीट गाजियाबाद है। गाजियाबाद जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे, पूर्व में मंत्री भी रहे योगी वन सरकार में, अतुल गर्ग के इस्तीफे के बाद खाली हुई। अतुल गर्ग भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य थे लगातार 2 बार से। इस बार वो साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें गाजियाबाद से सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और उनका इस्तीफा देने के बाद गाजियाबाद सदर की जो विधानसभा है वो खाली हुई है। तो यहाँ जो दावेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी चुनाव जीतती रही है। तीसरी जो सीट है वो अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट है, जो सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, जो एससी वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। और यहाँ पर साल 2022 का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि चुनाव जीते थे, जो अब हाथरस से सांसद चुने गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी खैर की, अब साल 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उस लोकसभा के चुनाव में खैर विधानसभा की जो सुरक्षित सीट है, उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त हासिल की है भारतीय जनता पार्टी पर। और विधानसभा जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजा है, उनमें खैर विधानसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। जो चौथी अगली सीट है वो मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट है। कुंदर की विधानसभा सीट पर भी साल 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस पर समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीते थे, जो अब लोकसभा संभल की जो लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट है, उससे सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही। जियाउर रहमान बर्क के इस्तीफा देने के बाद कुंदर की विधानसभा की जो सीट है वो खाली हुई है, और साल 2024 के जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें भी कुंदर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ही बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अगली और 5वीं जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है। वो विधानसभा मैनपुरी जिले की करहल है। करहल सीट से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद
करहल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव साल 2022 और साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, दोनों ही चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अगली सीट जो सीट नंबर 6 है, जिसको हम कह सकते हैं एक से क्रम संख्या के हिसाब से, वो अगली सीट अयोध्या जिले की यानी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं और अवधेश प्रसाद ने यहां भारतीय जनता पार्टी को एक पटखनी दी है। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यानी कि साल 2014 और साल 2019 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से इस सीट पर काबिज थी, लेकिन इस बार अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने का काम किया है। साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ हराया था, यानी कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अवधेश प्रसाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक थे और उन्हीं के इस्तीफे से ये सीट भी खाली हुई है। साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव में भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ही बढ़त रही और समाजवादी पार्टी ने एक अच्छे अंतर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर जीत और बढ़त दोनों ही हासिल की है। और सीट नंबर 7 यानी अगली जो विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की, जिस पर उपचुनाव होना है, वो है फूलपुर। ये फूलपुर विधानसभा की जो सीट है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले के अंतर्गत आती है। इस साल 2022 के विधानसभा के चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नीरज पटेल चुनाव जीते थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। साल 2022 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर विधानसभा सीट को जीता था, मगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की है भारतीय जनता पार्टी पर। और अगर हम बात करें जीत हार की, तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से फूलपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, यानी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की है। अगली सीट जो है वो मिर्जापुर जिले की मंझवान सीट है। यहाँ पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जो निषाद पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद की, जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जो अब भदोई जिले से सांसद चुने गए हैं। और उनके सांसद बनने के बाद जो मंझवान विधानसभा सीट है मिर्जापुर जिले की, वो खाली हो गई है। इस सीट पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दल की प्रत्याशी जो यहाँ से मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, अनुप्रिया पटेल, उन्होंने जीत दर्ज की थी, यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल पटेल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उन्होंने जीत दर्ज की थी। अगली सीट जो है वो सीसामऊ है, कानपुर जिले के तहत ये सीट आती है। कानपुर जिले की विधानसभा है सीसामऊ। यहाँ से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, जो लगातार 4 बार के विधायक थे, उनको कोर्ट से 7 साल की सजा होने के बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई है, जिसे रिक्त घोषित कर दिया गया है। उनको इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद कानपुर की कोर्ट से सजा होने के बाद इस सीट को, सीसामऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है, जिसके बाद इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन पिछले 4 विधानसभा चुनाव से इस सीट पर इरफान सोलंकी और यानी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सीसामऊ विधानसभा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे कानपुर लोकसभा से, यानी कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया जो अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसमें ये सीट, कानपुर की जो लोकसभा सीट थी, वो कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में थे। तो ऐसे में यहाँ इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से थे, सीसामऊ की सीट पर साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। अगली और आखिरी जो सीट है वो कटहरी है, यानी कि ये जो सीट है कटहरी, ये अंबेडकर जिले के अंतर्गत आती है। अंबेडकर जिला जो है वो फैजाबाद से अलग होकर ही जिला बना था। जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, उन्होंने इस जिले का गठन किया था। तो कटहरी विधानसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, वो जो अब अंबेडकर नगर के सांसद हो गए हैं, लालजी वर्मा, उनके इस्तीफे से खाली हुई है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही
लालजी वर्मा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन 22 में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी और साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है कटहरी विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने ही बढ़त जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी पर। तो अगर इस तरीके से देखें तो जो 10 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, उनमें से अगर साल 2024 के हम चुनाव परिणाम के हिसाब से देखें तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने जीत दर्ज की है, जिनमें से गाजियाबाद पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, मीरापुर पर राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो चुनाव जीती है, और जो मंझवान मिर्जापुर जिले की सीटें वहां अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की नेता हैं उनकी पार्टी है वो चुनाव जीती है। इसी तरीके से जो सीसामऊ सीट है वहां पर कांग्रेस चुनाव जीती है और बाकी सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। तो इस हिसाब से जो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में खैर और फूलपुर 2 विधानसभाएं ऐसी थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे। लेकिन साल 2024 के चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। खैर विधानसभा सुरक्षित सीट अलीगढ़ जिले की जो है, और फूलपुर जो प्रयागराज इलाहाबाद जिले की जो विधानसभा सीट है फूलपुर, उस पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो इस हिसाब से 7 सीटें इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के पास है। 2024 के अगर नजरिए से हम देखें तो साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके नजरिए से अगर हम देखते हैं तो 7 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल यानी एनडीए के पास हैं उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की उभर कर आई है, जो उभरी है लोकसभा चुनाव 2024 के बाद का जो परिणाम आया है, उसके बाद जो तस्वीर उभरी है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता करना जायज है, एक चिंता बनती है। और उस चिंता को ही देखते हुए, उस चुनाव के परिणाम को ही देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ थोड़े से परेशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में इस परिणाम को लेकर परेशान दिखाई पड़ती है, और ये परेशानी उनकी परेशान होना भी उनके लिए उनका स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से सामने आया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हैरान और परेशान करने वाला जरूर है। और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है उसको देखते हुए उनका डर भय भी कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं मतदाताओं को साधने का, रिझाने का और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में वो अपने भय को कहीं ना कहीं न दर्शाते हुए मतदाताओं को भी पुराना इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पुराने इतिहास के जरिए कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे हिंदुत्व के कार्ड के सहारे ही वो मतदाता को साधने की कोशिश अयोध्या और तमाम मुद्दों पर, मुगल, मुसलमान, अयोध्या और राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों पर, और पूर्व की जो आक्रांताओं के समय की जो बात की जो या गुलामी के समय की जो वो चर्चा करते हैं, वो इसी सब चुनाव के परिप्रेक्ष्य को देखकर, इसी चुनाव से कहीं ना कहीं उपचुनाव से कनेक्टेड वो सारी चीजें उनके बयान उत्तर प्रदेश में की जमीन पर दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसे तमाम बयान जो योगी आदित्यनाथ समय समय पर देते रहते हैं, और वो सब बयान कहीं ना कहीं उनके राजनीति की एक नई परिभाषा उत्तर प्रदेश में गढ़ते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। तो जिस तरीके से अयोध्या का लोकसभा का चुनाव साल 2024 का जो अयोध्या में सीट पर जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो चुनाव भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा आघात है, एक बड़ा आघात लेकर आया है। क्योंकि ये अयोध्या की जो सीट है वो सीट है जहां पर साल 2024 की शुरुआत में ही यानी 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया था, श्री गणेश किया था, और जिस के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती हुई, उसको भुनाने का काम करती हुई, कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसी अयोध्या
कि लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार कहीं ना कहीं उसको साल रही है, वो टीस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई पड़ती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जो जंग है, उस जंग को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी भय है, डर है कि अगर वो इस चुनाव में आशा के अनुरूप या एक बड़ी जीत दर्ज नहीं करते हैं तो इस चुनाव का जो परिणाम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साल 2027 के विधानसभा चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि इसको ये लोकसभा चुनाव के फौरन बाद उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये विधानसभा चुनाव है जो 10 विधानसभा सीटों पर है, यानी एक बड़ी संख्या विधानसभा सीटों की है। 10 एक अपने आप में एक बड़ी संख्या है, उपचुनाव है। तो ऐसे में इसको उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसको माना जा रहा है, राजनीति के विश्लेषक, राजनीति के जानकार ऐसा मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी और उत्तर प्रदेश के जो साल 2027 के विधानसभा के जो चुनाव प्रस्तावित हैं उसके लिए भी ये चुनाव वो एक सेमीफाइनल के तौर पर, एक महामुकाबले के बड़े मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। और उसी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके बयानों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है, झलक रहा है। और कहीं ना कहीं डर, भय, हार और जीत का, हार का उनके मन में भी कहीं ना कहीं है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे और ऐसे तमाम बयानों को देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भय और डर का माहौल के सहारे वो अपनी नैया को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक बड़ी जीत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी भविष्य की राजनीति के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और ये मुश्किलें उन्हें परेशान कर सकती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस उपचुनाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक भविष्य को बचाए रखना है, बनाए रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा, एक खेमा उनको देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है या प्रधानमंत्री मटेरियल के तौर पर उनको देख रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो भी केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। और उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो विदेश नीति के मामलों को लेकर भी बयानबाजी की है, वो भी इस बात की एक वानगी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डर स्वाभाविक है। उपचुनाव 2024 का जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनका डर स्वाभाविक है और उसी डर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं वो मतदाताओं को साधने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और उनकी ये बयानबाजी कहीं ना कहीं उनके अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का, एक मजबूत धार देने का उत्तर प्रदेश में प्रयास है। तो दोस्तों, कैसे लगा आज की हमारी ये चर्चा, आपको कैसी लगी, इस पर हमें आप कमेंट कर अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय बताएं कि हमारा जो आज का ये लाइव शो था, लाइव चर्चा थी, इस पर जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा टॉपिक था आज का, वो उस पर हमारा विश्लेषण, हमारी चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट कर हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम आपके लिए भविष्य में भी बेहतर से बेहतर मुद्दों पर विश्लेषण करते रहें, नई नई वीडियो, नए नए मुद्दों पर लेकर आपकी सेवा में हाजिर होते रहें। तो अपने स्नेह, अपने आशीर्वाद, अपने प्यार से हमें नवाजते रहिए, दुलारते रहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस लाइव में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर किसी और देश प्रदेश के बड़े मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।